हेलो नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं आप लोग अच्छे होंगे, बेहतर होंगे, स्वस्थ होंगे, खुश होंगे। आज का जो क्लास है जिसमें हम बायोलॉजी में हमने आपसे कहा था कि आज जो है हम सर्कुलेटरी सिस्टम को पढ़ेंगे। इससे पहले मैं आपको एक बार बता दूं कि मैंने इससे पहले रिस्पिरेटरी सिस्टम बताया, उससे पहले डाइजेस्टिव सिस्टम बताया। तो मैं थोड़ा सा आपको एक रिव्यू कर देता हूं कि अगर रिस्पिरेटरी सिस्टम की बात करें तो रिस्पिरेटरी सिस्टम में मैंने आपको दो बातें बताई कि दो तरह के रिस्पिरेटरी होते हैं। एक होता है इंटरनल, एक होता है एक्सटर्नल और एक होता है इंटरनल रिस्पिरेटरी सिस्टम। ये मैंने आपको बताया। इंटरनल में फिर मैंने आपको दो तरह के बताए, एक होता है ऑक्सी और एक अनऑक्सी होता है। एक ऑक्सी होता है, एक अनऑक्सी होता है। ये दो तरह के मैंने आपको बताया। तो इतनी बात आप समझ गए होंगे। एक जो होता है इंटरनल, जो हम बाहरी सांस लेते हैं, और ये जो हमारा सेल होता है। इंटरनल कौन लेता है? तो हमारा सेल जो लेता है। ये क्या करता है? ये इससे हम सांस लेते हैं, ऑक्सीजन प्रोवाइड करता है हमें। और ये वाला श्वसन क्या करता है? तो हमें ऊर्जा यानी कि एनर्जी प्रोवाइड करता है। इतनी बात तो आप ओवरऑल समझ गए होंगे कि ये हमें सांस लेने में ऑक्सीजन प्रोवाइड करता है, ये एनर्जी प्रोवाइड करता है। तो रिस्पिरेटरी सिस्टम को यहाँ तक समझ गए थे। उसके बाद हम सर्कुलेटरी सिस्टम देखते हैं, जिसमें हम लोग किन किन बातों को पढ़ेंगे। ब्लड को पढ़ेंगे। ब्लड में जो बाकी ऑक्सीजन होता है, CO2 होता है और लिम्फ। ये लिम्फ जो होता है ना, ये येलोविश होता है, ये ब्लड में मिला होता है। तो इन सारे टर्म को जो है हम सर्कुलेटरी सिस्टम के अंदर पढ़ने वाले हैं। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं आज की क्लास, जिसमें हम सर्कुलेटरी सिस्टम में जो है ब्लड, O2, CO2 और लिम्फ को पढ़ेंगे। लास्ट क्लास में हमने रिस्पिरेटरी सिस्टम, डाइजेस्टिव सिस्टम, सेल, मसल्स, ये सब जो है ऑलरेडी टिश्यूज वगैरह पढ़ लिए हैं। आप मेरे प्लेलिस्ट में अगर बाकी वीडियोस देखना चाहते हो तो प्लेलिस्ट में आप पढ़ के आ सकते हैं, इसमें कोई आपत्ति नहीं है। चलिए आज के क्लास जो है हम स्टार्ट करते हैं, जिसमें हम सर्कुलेटरी सिस्टम को पढ़ेंगे। सर्कुलेटरी सिस्टम जो होता है, जिसको हम हिंदी में परिसंचरण तंत्र कहते हैं, इसे हम हिंदी में परिसंचरण तंत्र कहते हैं। परिसंचरण तंत्र, इसका करना काम क्या होता है? ये हमारे बॉडी में पूरे फ्लो करने का काम करता है। हमारे पूरे बॉडी में क्या करता है? जो है ये संचरण का काम करता है, सर्कुलेशन करने का काम करता है। पूरे बॉडी में सर्कुलेट करता है। पूरे बॉडी में सर्कुलेट कर करके क्या करता है? एनर्जी और ऑक्सीजन पहुंचाने का काम करता है ब्लड। तो अभी जो है हम पहले देखेंगे कि सर्कुलेटरी सिस्टम कितने तरह के होते हैं। सर्कुलेटरी सिस्टम 3 तरह के होते हैं। सबसे पहले आता है ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम। अगर हम सबसे पहले पॉइंट की बात करें तो सबसे पहले पॉइंट में कौन आता है? ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम आता है। ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम, ठीक है। सबसे पहले की अगर हम बात करें, सर्कुलेटरी सिस्टम 3 तरह के होते हैं। और सबसे पहले की बात करें तो ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम होता है। हिंदी में कहेंगे तो इसे कहेंगे खुला परिसंचरण तंत्र। इसे क्या कहेंगे? खुला परिसंचरण तंत्र। ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम और खुला परिसंचरण तंत्र से वर्ड से ही आप समझ गए होंगे कि हम उसकी बात कर रहे हैं। वैसे मतलब ब्लड वेसल्स की बात कर रहे हैं। मतलब ऐसा हम कह सकते हैं कि वैसे प्राणी की बात कर रहे हैं जिसमें ब्लड जो है वो वेसल के थ्रू नहीं जाती है। इसमें क्या होता है कि वेसल्स नहीं होते हैं। इसमें क्या होता है? ब्लड वेसल नहीं होता है। क्या नहीं होता है? ब्लड वेसल। ये बात मैंने आपको ऑलरेडी कंकाल के चैप्टर में जो है बताया है आपको कि एक होता है बाह्य कंकाल और एक होता है आंतरिक कंकाल। एक्सो और इंडो जो मैंने आपको बताया, बस वही टर्म को समझना है यहाँ पे कि ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम में ब्लड वेसल नहीं होते, नसें नहीं होती है कि पार्ट्स तक में खून को पहुंचाया जाए। वो क्या होता है? पूरी एक थैली की तरह होती है, जिसका एग्जाम्पल आप देख सकते हैं कीट में कॉकरोच, मच्छर, चींटी, इन सब में कैसा होता है? ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम होता है। इनमें वेसल्स के थ्रू जो है वो नहीं जाती है, ब्लड नहीं जाती है। वो क्या होता है? खुले होते हैं, थैले की तरह होते हैं। आप नहीं चाहे तो ये जो होता है तेल चट्टा वगैरह कैसे उठा के उसकी मूछें वो उठा के से देख सकते हैं, अंदर जो है व्हाइट ब्लड दिखेगा। उसमें व्हाइट क्यों होता है? क्योंकि उसमें होमोग्लोबिन नहीं होता है। तो वो किस में आते हैं? वो ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम में आते हैं। तो पहली बात आपको उसमें क्या याद रखना है कि इसमें ब्लड वेसल्स नहीं होते हैं। दूसरी बात आपको क्या याद रखना है कि जैसे ही ब्लड वेसल्स नहीं होगा, इसमें प्रेशर ही नहीं होगा। इसमें क्या होगा? प्रेशर नहीं होगा। प्रेशर क्या होता है? जैसे कि ऐसा मानिए कि अगर आप ऊपर टंकी लगाते हैं और नीचे आपका पंप रहता है, आप टंकी को सबसे ऊपर वाले फ्लोर पे और उससे भी ऊपर लगाने की कोशिश क्यों करते हैं? क्योंकि वहां से जो पानी जब आपके टैप में, नल में पहुंचेगा तो क्या होगी? उसमें गति होगी। तो गति क्या करता है? प्रेशर वो फील कराता है ना। नहीं तो पता चलेगा कि हम नीचे से सीधे ऊपर लाने की कोशिश करेंगे या हम समान लेवल में टंकी को रख के पानी निकालने की कोशिश करेंगे तो उतना ज्यादा प्रेशर हमको नहीं मिलेगा। तो प्रेशर क्या करता है? जैसे हमारे बॉडी में
हार्ट है, तो हार्ट क्या करती है कि ब्लड को पंप करती है, एक बहुत तेज प्रेशर मारती है जो हमारे पूरे पार्ट्स ऑफ बॉडी तक ब्लड को पहुंचाने में सक्षम होती है। तो जो ये ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम होते हैं जिसमें बाह्य कंकाल होता है, क्या होता है जिसमें बाह्य कंकाल होता है, ठीक है, इसमें क्या होता है बाह्य कंकाल होता है, इसमें आंतरिक कंकाल नहीं होते हैं। तो ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम में ब्लड वेसल्स नहीं होता है, प्रेशर नहीं होता है, बाह्य कंकाल होता है। इतनी बात को आप समझे होंगे, इसके अलावा हमको इसमें नहीं देखना है। जो दूसरा चीज हम देखते हैं दूसरे वाले पॉइंट को, उसको बोला जाता है क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम। क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम उसे हम कहते हैं क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम। अब ये क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम की अगर हम पॉइंट्स को देखें तो इसमें सबसे पहली बात हम बता दें, इसमें ब्लड वेसल्स होते हैं। जैसे हम जो स्तनधारी लोग हैं उन सब में क्या होती है कि ब्लड वेसल्स होती है, और वो वेसल्स में क्या होता है कि हार्ट हमारा प्रेशर करता है, और प्रेशर से क्या होता है उस वेसल्स के मदद से हमारे पूरे पार्ट्स ऑफ बॉडी में जो है ब्लड दौड़ता है। तो हम ब्लड वेसल्स को भी अभी डिटेल में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं कि इसमें क्या होता है, ब्लड वेसल्स इसमें होते हैं। इसमें क्या होते हैं, ब्लड वेसल्स होते हैं जो खून का परिसंचरण करते हैं पूरे पार्ट्स ऑफ बॉडी में बहुत ही अच्छे तरीके से। उसके बाद मैंने कहा कि बॉडी में प्रेशर भी होता है। क्या होता है, इसमें प्रेशर होता है। और ह्यूमन प्रेशर कितना होता है, आप सबको पता होगा कि एक ब्लड का प्रेशर, अगर किसी इंसान के ब्लड प्रेशर, जिसे हम शॉर्टकट में बीपी भी बोलते हैं, बीपी स्टैंड फॉर व्हाट, दैट्स कॉल्ड ब्लड प्रेशर। क्या होता है, ये ब्लड प्रेशर होता है। ये सब जानते होंगे कि हम लोग जब बुढ़ापे में टर्न करते हैं, सबके फैमिली में आप देखते कि ब्लड प्रेशर निरंतर जो चेक करना पड़ता है। इसका नॉर्मल और एवरेज कितना होता है, 120/80, यानी कि जाने का प्रेशर, जाने का जो स्पीड होगा वो 120 होना चाहिए और आने का कितना होना चाहिए, 80 होना चाहिए। तो हम क्या कहते हैं कि हम स्वस्थ हैं। और जैसे हम लोग युवा की बात करें तो युवा में जो है ना ब्लड प्रेशर थोड़ा ज्यादा होना चाहिए, 130/80 होना चाहिए, ताकि क्या हो, हम थोड़ा सा फुर्तीले रहें, काम करने के लिए हमेशा एक्टिव रहें, लेजीनेस नहीं आए हमें। तो ब्लड प्रेशर थोड़ा ज्यादा रहेगा तो वो बेहतर है। ऊपर वाला कहने का मतलब है कि ब्लड जाने का स्पीड 120 से एबव होना चाहिए और आने का 80 भी चलता है। तो इतनी बात समझे, इसमें प्रेशर होता है, ब्लड वेसल्स होता है। थर्ड जो होता है ये इंटरनल होता है, यानी कि आंतरिक कंकाल होता है। इसमें किस तरह का होता है, ये आंतरिक कंकाल होता है। ये आंतरिक कंकाल जिसमें होता है उसमें पाया जाता है। तो आंतरिक कंकाल मैंने आपको पहले ही बता दिया कौन हो गया, इसमें स्तनधारी हो गया, है ना। स्तनधारी में मानव आ गया, कुत्ता आ गया, बिल्ली आ गया, शेर आ गया, एवरीथिंग, नॉट एवरीथिंग, आई मीन कि जो भी स्तनधारी हैं वो सब किस में आगे। स्तनधारी का मतलब क्या होता है कि जो अपने बच्चे को दूध पिलाते हैं, ठीक है, उसे हम स्तनधारी कहते हैं। इतनी बात समझ गए। तो ये आंतरिक कंकाल होता है। बाह्य कंकाल, आंतरिक कंकाल मैंने आपको ऑलरेडी पढ़ा दिया है, इसमें कोई दिक्कत आपको नहीं होगा। जो लास्ट वाला है इसमें हम देखते हैं कि मिक्स्ड सर्कुलेटरी सिस्टम देखते हैं, ठीक है। जो लास्ट जो थर्ड सर्कुलेटरी सिस्टम है इसे हम मिक्स्ड सर्कुलेटरी सिस्टम कहते हैं, इसे हम मिक्स्ड सर्कुलेटरी सिस्टम कहते हैं। अब मिक्स्ड सर्कुलेटरी सिस्टम में अगर आप ब्लड वेसल्स की बात करते हैं तो इसमें दोनों ही होता है। दोनों कहने का मतलब क्या है, इसमें ब्लड वेसल्स होते भी हैं और कई जगहों पे ब्लड वेसल्स नहीं भी होते हैं, ठीक है। ये क्या होता है, इसमें दोनों होता है, ब्लड वेसल्स होता भी है और पूरा ब्लड वेसल्स ही नहीं होता है। मतलब समझ गए ना बात को, ब्लड वेसल्स होता भी है और कई जगहों पे नहीं भी होता है। तो दोनों ही घटनाएं इसमें होती है। तो मिक्स्ड को अगर हम हिंदी में बात करें तो हम क्या बोलेंगे, मिश्रित। अब मिश्रित का मतलब ही क्या होता है, मिलावट। क्लोज को अगर हम बात करें तो ये खुला परिसंचरण तंत्र, सॉरी क्लोज को बात करेंगे तो क्या कहेंगे, बंद जो है परिसंचरण तंत्र है, और इसको क्या कहेंगे, खुला परिसंचरण तंत्र। इतनी बात तो आप समझ गए होंगे। मिक्स्ड सर्कुलेटरी सिस्टम क्या कहेंगे, मिश्रित। इसमें क्या होता है, दोनों ब्लड वेसल्स होते भी हैं और नहीं भी होते हैं। इसके एग्जाम्पल अगर मैं आपको दूं तो इसके बेहतर एग्जाम्पल है मछली। आप मछली को कहीं कहीं पे जब कभी काटते रहेंगे तो कहीं पे काटने के बाद उसमें बहुत ज्यादा ब्लड आएगा और कभी कभी काटेंगे तो उसमें ब्लड नहीं आता है। तो इसमें आप एग्जाम्पल में आप देख सकते हैं कि मछली वगैरह हो गई, मेंढक वगैरह हो गया, ये सब क्या है, इसमें दोनों होता है। मिक्स्ड सर्कुलेटरी सिस्टम हो गया, कछुआ वगैरह हो गया, ये सब आ जाता है। इसके एग्जाम्पल को देखेंगे तो स्तनधारी वगैरह हो गया। इसके एग्जाम्पल को देखेंगे तो कीट वगैरह हो गया। कीट में कौन कौन से हो गए, जैसे कि तेल चट्टा वगैरह हो गया, फिर ये चींटी वगैरह हो गई। उसके बाद और भी अगर मैं आपको एग्जांपल दे दूं तो यही चींटी वगैरह हो गया, तिलचट्टा हो गया, और भी आप जो छोटे मोटे कीट्स होते हैं उसके एग्जांपल ले सकते हैं। हालांकि उतनी बताने की जरूरत नहीं, बस आपको पता होना चाहिए कि होता क्या है। तो होप आप इस तीनों सिस्टम को समझे होंगे कि ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम, क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम, मिक्स्ड सर्कुलेटरी सिस्टम। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक पे, वेसल्स के बारे में पढ़ते हैं।
वेसल्स क्या होता है कि रक्त परिसंचरण होता है। क्या होता है ये रक्त परिसंचरण, ठीक है। हम लोग अब इसको पढ़ लेते हैं कि रक्त परिसंचरण तंत्र क्या होता है, किस तरह से ये काम करता है। इसके बाद हम हार्ट को पढ़ेंगे कि हार्ट किस तरह से प्रेशर एक्सर्ट करता है, रिसीव करता है चीजों को। चलिए आइए हम पहले इसको साफ कर देते हैं, फिर हम आपको बताते हैं कि आगे जो है रक्त परिसंचरण तंत्र कैसे काम करता है। रक्त वाहिनी यानी कि ब्लड वेसल, रक्त वाहिनी का अर्थ होता है ब्लड वेसल्स को हम रक्त वाहिनी भी कह सकते हैं, ठीक है। कई जगहों पे रक्त वाहिनी ही लिखा रहता है, या हम रक्त परिसंचरण भी कह सकते हैं। तो इसके अंदर हमें दो चीज को पढ़नी है, इसके अंदर हमें क्या करनी है, दो चीज को पढ़नी है, जिसमें पहला है धमनी और दूसरा है सिरा। ये दोनों ही हमारे बॉडी के सेल होते हैं जो करते क्या है, ये वेसल्स होते हैं, सेल नहीं कह सकते, मुझे वेसल होते हैं, नसें होती हैं जो क्या करती है, एक ब्लड को पूरे शरीर में फ्लो करने का काम करता है, एक ब्लड को वापस लाने का काम करता है। अगर हम धमनी की बात करें तो धमनी को और सिरा को हम वेन्स कहते हैं, और इसे धमनी की बात करें तो इसे हम आर्टरीज कहते हैं, ठीक है। इसे हम क्या कहते हैं, आर्टरीज कहते हैं। तो शिरा और वेन ये दो चीज क्या है, रक्त वाहिनी, रक्त को संचार करने के लिए, रक्त का परिसंचरण करने के लिए हमारे पूरे बॉडी में रिस्पॉन्सिबल होते हैं। तो इतनी बात आप समझ रहे होंगे। तो चलिए धमनी और शिरा को देखते हैं, समझते हैं। तो धमनी जो होता है, ये धमनी क्या होता है, ये एक्चुअली में ये सबसे ज्यादा प्रेशर एक्सर्ट करता है। इसके पास क्या होता है, सबसे ज्यादा प्रेशर एक्सर्ट करने की कैपेसिटी होती है। तो इसका प्रेशर कितना होता है, इसका प्रेशर होता है 120। और अगर हम सिरा की बात करें तो इसमें जो प्रेशर झेलने की कैपेसिटी होती है वो होती है 80। यानी कि ये जो होता है ये हार्ट से अटैच होता है। बताएंगे कि धमनी और सिरा, जब हम हार्ट अभी बताएंगे आपको अगले लेक्चर में, तब हम आपको बताएंगे किस तरह से ये काम करता है। तो धमनी यानी कि आर्टरी की बात करें तो आर्टरी क्या करती है, प्रेशर इस पे 120 के स्पीड का प्रेशर लगता है जो हमारे जैसे कि मेरा हार्ट पंप करता है, तो आर्टरी जो होती है ये आर्टरी यानी कि धमनी क्या करती है, उस ब्लड प्रेशर को एक्सेप्ट करती है और इतनी फ्लो में हमारे पूरे बॉडी में क्या करती है, ब्लड का संचार करती है, पूरा ब्लड को फैलाती है पूरे बॉडी में। तो ये समझ गए। तो अब आप समझ ही रहे होंगे कि ये क्या होता है, ये मोटा होता है। किसके कंपेयर में, ये वाली जो नसें होती हैं धमनी यानी कि आर्टरी क्या होता है, मोटा होता है। मोटा होने के साथ साथ क्या होता है, ये गहराइयों में होता है। गहराई में होने का मतलब क्या है, जैसे कि अगर आपके पास कोई मोटा पाइप है, आप उससे एकदम तेजी में पानी को अगर निकाल रहे हैं और आप उसको जमीन पर रख दीजिएगा तो एक दिन ऐसा होगा कि क्या होगा, वो फट जाएगा। तो हम लोग क्या करते हैं, उस प्रेशर को बचाने के लिए, उस प्रेशर से पाइप फटे नहीं इसके लिए उसको मिट्टी के अंदर डाल देते ताकि क्या हो, उसमें ज्यादा प्रेशर नहीं लगे, वो फटे नहीं। उसी तरह से जो हमारा नस होता है, कौन सा वाला, जो धमनी वाला आर्टरी वाला नस होता है, वो हमारे शरीर के एकदम बीच में रखा जाता है ताकि वो प्रेशर को क्या करे, आसानी से झेल सके, ना कि ऊपर में होता है। लेकिन अगर हम इसकी बात करें, इसकी प्रेशर 80 होती है, ये पतला होता है। क्या होता है, ये पतला होता है। और दूसरी बात क्या होता है, ये गहराइयों में नहीं होता है। क्या होता है, ये गहराई में नहीं होता है, गहराई में नहीं होता है, मतलब ऊपर से ही हम इसको देखने को मिलता है। मतलब हम ऊपर से अपने बॉडी में जो दिखने वाले जितने भी नसें होते हैं, जब हम ऐसे करते हैं ना, हाथ को थोड़ा टाइट करते हैं तो देखिए हमको नसें यहां दिखता है। तो ये सारे जो नसें हमें दिखती हैं, ये सारे क्या है, वेन्स हैं। क्या है, वेन्स हैं, सिरा है, न कि आर्टरीज है। जब भी कोई व्यक्ति अगर अपना हाथ काट लेता है, कहता है कि हम मरने वाले हैं, तो वो क्या करता है, अपना सिरा काटता है। और सिरा काटने से आदमी नहीं मरता है। क्यों नहीं मरता है, क्योंकि ये लौटता हुआ ब्लड है। हमारे बॉडी में जो पार्ट्स में हमने ब्लड भेजा, जो हार्ट जो है वो पंप करके बहुत तेजी से पंप करता है, और पंप करके क्या करता है, पूरे बॉडी में ब्लड का सर्कुलेशन करता है। तो ब्लड सर्कुलेशन वाला अगर पाइप कट गया गलती से अगर धमनी कट गई, अगर आपका धमनी कट गया तो बचना बहुत ही मुश्किल होता है, क्योंकि इसका ब्लड का प्रेशर कितना होता है, 120 होता है। वो 120 के स्पीड में पूरा का पूरा ब्लड आपके बॉडी से बाहर फेंक देगा। समझ रहे? तो ये बहुत ही मुश्किल हो जाता है, उस क्रिटिकल कंडीशन होता है बचाना। लेकिन सिरा जो है, आम दिनों आप सुनते होंगे कि कोई लड़की नस काट ली या कोई लड़का नस काट लिया एंड ज्यादा प्रॉब्लम नहीं होता, हॉस्पिटल गया, डॉक्टर टाका वगैरह लगा दिया, एवरीथिंग इज फाइन। तो क्यों होता है, क्योंकि इसका स्पीड ही 80 है, कितना ब्लड ये करेगा। और चलिए दूसरे पॉइंट पे देखते हैं, ये शुद्ध ब्लड होता है, ठीक है। शुद्ध को बोल देते हैं प्योर ब्लड, और ये इम्प्योर होता है।
अब आपके मन में यही क्वेश्चन आएगा कि यहाँ पे प्योर और इम्प्योर का क्या मतलब है। तो मैं आपको बता दूं, प्योर का मतलब होता है कि वैसा ब्लड, प्योर का मतलब वैसा ब्लड जो ऑक्सीजनेटेड हो। क्या हो? ऑक्सीजनेटेड, यानी कि ऐसे ब्लड जिसमें क्या मिले हो? ऑक्सीजन मिले हो। और ऐसा ब्लड जिसमें क्या मिला हो? यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड मिला हो। तो कार्बन डाइऑक्साइड को इम्प्योर ब्लड कहा जाता है। इम्प्योर मतलब ये मत समझिएगा कि इसमें गंदगी मिला हुआ है, और प्योर का मतलब ये नहीं समझिएगा कि साफ सुथरा है, नहीं। प्योर का मतलब यहां हो गया ये ऑक्सीजनेटेड है। क्या ये ऑक्सीजनेटेड है? ये क्या है? कार्बन डाइऑक्साइड है, ये नॉन ऑक्सीजनेटेड है। समझ गए बात को? तो ये बोला जाता है प्योर ब्लड का मतलब ऑक्सीजनेटेड, और इसका मतलब होता है कार्बन डाइऑक्साइड से मिले होते हैं। जैसे कि हमने ब्लड को पूरे बॉडी में भेजते क्यों हैं? ताकि ऑक्सीजन जो है हर सेल तक पहुंचे, और सेल जो है आंतरिक श्वसन, यानी कि अगर हम बोले तो क्रेब्स साइकिल और ईएमपी पाथवे, लास्ट क्लास याद कीजिए, ईएमपी पाथवे और क्रेब्स साइकिल को क्या करे? पूरा कर सके। और क्रेब्स साइकिल और ईएमपी पाथवे जब तक पूरा नहीं होगा तब तक क्या होगा? हमको एनर्जी नहीं मिलेगा, एनर्जी नहीं फॉर्म करेगा, और एनर्जी नहीं फॉर्म करेगा तो हमारा खाना पीना शरीर में लगेगा ही नहीं। तो यही बात होती है कि ईएमपी पाथवे और क्रेब्स साइकिल किससे जुड़ा हुआ है? तो इसी से। प्योर ब्लड जब तक हमारे पूरे बॉडी में पहुंचेगा तो वो क्या करेगा? एक तरह से बेहतर जो है रिजल्ट देता है। समझ गए बात को? चलिए अब हम देखते हैं, इसमें रंग की बात करते हैं। तो जो धमनी होता है, धमनी के अगर हम रंग की बात करें तो इसका कलर जो होता है वो एकदम रेड होता है। क्या होता है? रेड, यानी कि लाल होता है। और अगर हम इसकी कलर की बात करें तो ये क्या होता है? नीला होता है। कैसा होता है? नीला कलर का हमें देखने को मिलता है, और हल्का हल्का इसमें हरा कलर भी होता है। आप कभी कभी देखेंगे, अपने नस को थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा, यहाँ वाला जो नस होता है, किसी किसी का ये वाला ज्यादा दिखता है, यहाँ पे दिखता है। आप इन सबको देखने की कोशिश कीजिए, यह हल्का ग्रीनिश दिखेगा, नहीं तो नीला कलर का दिखेगा। ये जैसे ही आप कलर देखेंगे आप पकड़ लेंगे क्या है? सिरा है। अब आपको एक बात और बताइए, आप डॉक्टर को देखे होंगे कि इंजेक्शन देते हुए, क्या देते देखे होंगे? इंजेक्शन। इसमें लिखते हैं कि डॉक्टर को आपने देखा होगा इंजेक्शन देते हुए। आपने डॉक्टर को क्या देखा होगा? इंजेक्शन देते देखा होगा। देते क्या देखा होगा? आपको भी पढ़ा होगा। तो अब आप हमको बताइए अपने नॉलेज के हिसाब से कि जो डॉक्टर इंजेक्शन देता है वो धमनी यानी कि आर्टरी में देता है कि सिरा में देता है? अभी आपको इतनी बात हम बता दी कि ये ऊपर रहता है, वो बीच में रहता है, ये गहराइयों में रहता है। तो सिंपल सा कॉमन सा लॉजिक है कि ये तो एकदम बीच में रहता है। डॉक्टर बीच में खोचे सुई देने गया तो पता चला इतना मोटा सुई चाहिए और इतना अंदर डालने के लिए चाहिए। तो इसीलिए क्या होता है, डॉक्टर जो है ये इंजेक्शन जो हमें देती है वो किस में देती है? सिरा वाले वेन में देती है। और दूसरी बात क्या होती है कि अगर डॉक्टर गलती से भी धमनी में छेद कर दिया तो क्या हो जाएगा कि 120 के प्रेशर से ब्लड फेंकना शुरू कर देगा। लेकिन यहां पे क्या होता है कि यहां जो सिरा में जो इंजेक्शन लगाया जाता है ये लौटता हुआ ब्लड है। आपने कभी देखा है कि डॉक्टर इधर से इंजेक्शन लगाया हो? ऐसे देखा है कभी आपने? इधर से इंजेक्शन लगाया या इधर से? ऐसे नहीं, डॉक्टर हमेशा इधर से इंजेक्शन लगाता है। वो क्यों इधर से इंजेक्शन लगाता है? क्योंकि ब्लड यहां से लौट रहा होता है, और इधर से हम लगाएंगे तो बहुत ही आसानी से ब्लड क्या करेगा? उसको लेते हुए ऊपर की तरफ हार्ट तक हमारे पहुंच जाएगा, और पूरे बॉडी में जो है वो इंजेक्शन, वो दवाई पहुंच जाएगा। समझे बात को? डॉक्टर कभी भी इधर से छेद नहीं करेगा। इधर से करेगा तो इसके पास भी 80 का प्रेशर है, ये भी ज्यादा ब्लड फेंकना शुरू कर देगा। इतनी बात को समझे? तो आप इंजेक्शन जो है इसमें नहीं लगाया जाता है कभी भी, इंजेक्शन इसमें लगाया जाता है। अब इंजेक्शन की बात आई तो मैं आपको एक बात और बता देता हूं। इंजेक्शन दो तरह का होता है, एक होता है आईवी और एक होता है आईएम होता है। ठीक है, आईवी और आईएम होता है। ये जब आप इंजेक्शन खरीदेंगे ना तो वहां लिखा हुआ आपको मिलेगा। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है इंट्रावेन। इसका मतलब होता है इंट्रावेन, और इसकी बात करें तो इसका मतलब होता है इंट्रामस्कुलर। समझे बात को? तो इंट्रावेन और इंट्रामस्कुलर क्या होता है? अब जैसे कि कोई कोई ऐसी दवाई होती है जो सिर्फ वेन में डालने के लिए बनी होती है, तो उस पे छोटा सा लिखा रहेगा आईवी, तो डॉक्टर उसको देख के समझ जाता है अच्छा ये आईवी है, मतलब इसको वेन में डालना है। किस में डालना है? नस में डालना है, वेन में डालना है। लेकिन जिसमें इंट्रामसल लिखा हुआ है तो उसमें क्या करती है डॉक्टर? या तो यहां पंच कर देगी, नहीं तो कमर पे पंच कर देती है ना? तो इस बात को आप समझिए। आज से आपको ये बात भी पता चल जाएगा कि आईवी और आईएम क्या होता है, डॉक्टर किस दवाई को कहां डालेगी, ये अब आप बस इस छोटे से जानकारी से आप समझ सकते हैं। ये बात तो फिक्स है कि डॉक्टर जब भी अगर नस में डालेगी तो वेन में ही डालेगी, धमनी में यानी कि आर्टरी में डाल ही नहीं सकती है, सिरा में ही डालेगी। लेकिन इंजेक्शन दो तरह के होते हैं, एक
आईबी और एक आईएम। कुछ कुछ दवाई ऐसे होते हैं जिसपे दोनों लिखा रहेगा आईबी और आईएम। तो डॉक्टर पूछेगा आपसे कि कहाँ आपको कम दर्द होता है, और सिंपल सा बात है कि सिरा में तकलीफ जो है कम होती है, यहाँ पे तकलीफ ज्यादा होता है। अब आप पूछेंगे कि सर इसमें तकलीफ ज्यादा क्यों होती है? क्योंकि देखिए मसल्स ऑलरेडी बहुत टाइट है, बहुत कसा हुआ है। अब इसमें हम जबरदस्ती ऐसे सुई डालेंगे तो मसल्स तो हटेगा, पूरा हटा के सुई जबरदस्ती घुसेगा, उसके दवाई इसमें पंच कर दिया जाएगा तो दवाई भी ऐसे लड़ उड़ के घुसेगा, भाई हमको घुसने दो, उसमें घुसने दो, तो मसल्स क्या करेगा? कॉन्ट्रैक्ट का दर्द तो करेगा ना। अब सिंपल सा बात है, मान लीजिए कि एक रूम में 10 आदमी की कैपेसिटी है, 12 आदमी पहले से भरा हुआ है, 12 आदमी पहले से भरा हुआ है। अब 2 आदमी और आएगा कहेगा हमको घुसने दो, तो क्या हो जाएगा? वहां कोलाइड होगा, धक्कम धुक्का होगा, जबरदस्ती घुसेगा उसमें, तो क्या होगा? किसी को चोट लगेगा, किसी का पैर पिचा जाएगा, किसी को मुंह में चोट लग जाएगा। तो इस तरह के प्रॉब्लम है। तो वही होता है यहाँ पे, जब जबरदस्ती इंट्रावेन मतलब मस्कुलर में डाला जाता है तो हमें दर्द ज्यादा करता है। लेकिन वेन क्या है? वेन में तो रास्ता ही बना है आने जाने का, आने जाने का। उसे मान लीजिए कि एक पतला सा गली है, वहां से लोग आ जा रहे हैं, अब हम ऊपर से किसी 4 आदमी को गिरा देंगे तो वो भी चल जाएगा गली में होते हुए, उसको टकराने का जरूरत पड़ेगा? नहीं पड़ेगा। उसी तरह से जो होता है यहाँ पे, जो मस्कुलर में डाला जाता है उसमें तकलीफ होता है, और वेन में डाला जाता है तो बहुत ही आराम से, वो थोड़ा सा बस चुभने भर का दर्द होता है, उसके बाद दर्द नहीं होता है। तो ये बात आप समझ गए होंगे कि धमनी और सिरा क्या होता है। चलिए, धमनी और सिरा में अब जब हम बात करें तो धमनी जो होता है ये क्या करता है कि धमनी ना हार्ट से जो है, धमनी निकलता कहां से? हार्ट से। ब्लड जो हमारा हार्ट से निकलता है वो धमनी के रास्ते कहां तक पहुंचता है? बॉडी तक पहुंचता है। और धमनी के रास्ते क्यों पहुंचता है? क्योंकि ये मोटा परत है और इसकी स्पीड 120 है। अगर इसको हम इस्तेमाल नहीं करेंगे, मोटा और गहराई वाला इस्तेमाल नहीं करेंगे, तो पतला वाला क्या हो जाएगा? फट जाएगा। इसमें जैसे ही 120 की रफ्तार से अगर वेन में दौड़ गया तो ये क्या होगा? पूरी तरह से ब्लास्ट हो जाएगा। इतनी बात समझ गए? तो इसका क्या काम होता है कि ये हार्ट से बॉडी में, यानी कि हार्ट जो पंप करता है वहां से ब्लड को लेके हमारे एक एक बॉडी में पहुंचाने का काम करता है। और अगर हम इसकी बात करें तो ये क्या करता है? ये पूरे बॉडी से वापस कहां पहुंचता है? हार्ट में पहुंचता है। इतनी बात आप समझ गए होंगे। अब कुछ एक्सेप्शनल केस होता है, एक्सेप्शनल केस को समझना बहुत ही जरूरी है, और एग्जाम में ये एक्सेप्शनल से ही क्वेश्चन आता ही आता है। तो आप ये बात याद रखिएगा, दुनिया का जितना भी वेन है, दुनिया में जितना भी वेन है, सब में क्या होता है? अशुद्ध। अशुद्ध यानी कि क्या? इम्प्योर ब्लड है, इम्प्योर ब्लड बहते हैं। और दुनिया का जितना आर्टरी है उसमें प्योर ब्लड होते हैं। लेकिन एक एक्सेप्शनल होता है, एक ऐसा एक्सेप्शनल होता है जो मैं आपको अभी बताऊंगा। यहां पे एक होता है पल्मोनरी। क्या होता है? पल्मोनरी, जिसे हम फुफ्फुस कहते हैं हिंदी में, फुफ्फुस। अब हिंदी थोड़ा देख लीजिएगा कैसे लिखा जाता है, फुफ्फुस कहते हैं। तो अगर पल्मोनरी आर्टरी की बात करेगा, ठीक है, पल्मोनरी आर्टरी ये एकमात्र ऐसी आर्टरी है पूरे बॉडी में जो क्या करती है? इम्प्योर यानी कि अशुद्ध ब्लड को ले जाती है। और अगर हम यहां पे बात करें तो यहां पे भी होती है पल्मोनरी वेन्स। ये एकमात्र वेन है जो क्या करते हैं? यहां पे प्योर ब्लड को ले जाती है। ठीक है, अब आपको बस इतना ही याद रखना है एक्सेप्शनल केस में कि जस्ट रिवर्स हो जाता है, ये अपने फंक्शन का थोड़ा सा उल्टा हो जाता है। हम अगले लेक्चर में आपको ये भी बताएंगे कि ऐसा होता क्यों है। जब हम हार्ट बताएंगे, उसमें चैम्बर्स बताएंगे, उसमें ब्लड का आना और जाना बताएंगे, उसमें हम आपको बताएंगे कि ऐसा क्यों होता है। पल्मोनरी, जबकि धमनी, पूरे बॉडी में जितने भी धमनी है, जितने भी आर्टरी हैं, वो सब 120 का प्रेशर झेलते हैं, वो मोटे होते हैं, गहराई में होते हैं, उसमें प्योर ब्लड होता है, वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है, उसमें ऑक्सीजन मिले होते हैं। लेकिन एकमात्र ऐसे वेन है, एकमात्र ऐसे आर्टरी है, एकमात्र ऐसी धमनी है जो क्या करती है? अशुद्ध यानी इम्प्योर ब्लड, बिना ऑक्सीजन वाला ब्लड को कैरी करती है, और वो कौन है? पल्मोनरी आर्टरी। और यही पूछता है एग्जाम में, आपके दिमाग में तो बैठा हुआ है कि आर्टरी धमनी यानी कि प्योर ब्लड। अब आपसे पूछ देगा कि पल्मोनरी आर्टरी में कैसी ब्लड बहती है, तो आपको तो दिमाग में बैठा हुआ है ना कि आर्टरी देखेंगे आप मार देंगे प्योर ब्लड, नहीं। लेकिन आपको एक ही बात ध्यान रखना है कि जैसे ही पल्मोनरी दिख जाए ना, एक्सेप्शनल केस आपके दिमाग में रन करना चाहिए कि पल्मोनरी लगा हुआ है तो उल्टा हो जाएगा, वेन वाला ई ले लेगा और आर्टरी वाला पावर ये ले लेगा, मतलब यहाँ पे इम्प्योर ब्लड हो जाएगा। जबकि अभी तक जितना भी इसका नस हम लोग पढ़ रहे थे सब में प्योर ब्लड था, एकमात्र पल्मोनरी आर्टरी है जिसमें इम्प्योर ब्लड होगा। इसको फुफ्फुस धमनी कहते हैं और फुफ्फुस सिरा कहते हैं। तो फुफ्फुस सिरा मतलब प्योर और फुफ्फुस धमनी मतलब इम्प्योर
ब्लड हो गया। तो इतनी बात को आप समझे होंगे कि धमनी और सिरा किस तरह से फंक्शन करता है। इसमें हमको नहीं लगता है कि आपको कोई दिक्कत हुआ होगा। तो हम आज का जो क्लास है उसको यहीं तक रखते हैं, ठीक है। तो आज की जानकारी आपको अगर अच्छी लगी होगी, आपको सब कुछ समझ में आया होगा, तो आप क्या करेंगे, आप हमारे चैनल को लाइक करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे, शेयर करेंगे दोस्तों के साथ, और हमारे साथ बने रहेंगे ताकि हम जो है आपके लिए और भी ज्यादा जो है कंटेंट लेकर आए, बेहतर तरीके से जो है आपको बता पाएं। चलिए ठीक है, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो मच।